एवरीवन, सो कंप्यूटर टीचिंग पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा 4th डे है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ली हैं जिसमें हमने प्रॉपर से DSSB के पीवाईक्यूज कवर कराए हैं और आज भी हम DSSB के पीवाईक्यूज को कवर कराएंगे। ओके, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी भी पेपर के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स चाहिए हैं या लास्ट मिनट प्रिपरेशन रिवीजन चाहिए है तो आप हमें हमारी टेलीग्राम चैनल लर्निंग ट्रैक पर ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप हमें बता सकते हो कि मैम हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक को हमें पहले कवर करा दीजिए या ये पेपर आप हमें पहले कवर करा दीजिए। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So which layer of TCP/IP is responsible for getting data to its destination? So source से destination के लिए कौन सी layer responsible है? Link layer, application layer, network layer, transport layer. कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, सो TCP/IP जो है वो किस में आते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं। ठीक है, TCP/IP लेयर, TCP/IP नेटवर्क। ओके, और नेटवर्क लेयर में क्या आता है? राउटिंग। ओके, एप्लीकेशन में क्या आता है? प्रॉपर से इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर से इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, सो लिंक लेयर कुछ भी नहीं होती है इसमें। ठीक है, OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं आपके पास? 7 लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? एक होती है एप्लीकेशन लेयर, एक होती है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड कौन सी होती है? सेशन लेयर, सेशन लेयर। फिर कौन सी होती है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। फिर उसके बाद कौन सी होती है यहाँ पे? डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। फिर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। ओके, तो ये 7 किसकी होती है? OSI मॉडल की होती है। ओके, OSI की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये भी कई बार पूछा गया है, इंटरकनेक्शन। ओके, फिजिकल लेयर में क्या वर्क करता है? बिट्स पे। फिजिकल लेयर किस पे वर्क करता है? बिट्स पे। डाटा लिंक लेयर फ्रेम्स पे, नेटवर्क लेयर राउटिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन, सेशन एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर ये किस पे वर्क करते हैं? मैसेज पे। क्लियर, तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो PID ऑफ द कर्नल प्रोसेस क्या है? सो PID क्या है यहाँ पे? प्रोसेस आइडेंटिफायर। क्या है? प्रोसेस आइडेंटिफायर। ओके, और इस कर्नल प्रोसेस क्या है? आइडल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आइडल प्रोसेस, और आइडल प्रोसेस की जो ID है वो यहाँ पर क्या है? 0। क्लियर, ठीक है, जो कर्नल प्रोसेस है वो उसको ये एक आइडल प्रोसेस की तरह वर्क करता है इसमें। ठीक है, और इसकी जो ID है वो क्या है? यहाँ पे 0 है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? B। Which of the following is a private IP address? So private IP address कौन से होते हैं? जो लोकल नेटवर्क में वर्क करते हैं, लोकल नेटवर्क में काम करते हैं। लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हो गया, कॉलेज हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज क्या क्या होती है? सो रेंजेस आपको याद होनी चाहिए इसकी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसकी रेंज क्या होती है? देखो, प्राइवेट IP एड्रेस की, सो पहली होती है यहाँ पे 10.0.0.02, 10.255.255. ओके, ये पहली रेंज होती है इसमें। सेकेंड रेंज होती है 172.16.0.02, 172.31.255, 255। थर्ड होती है 192.168.0 to 198.68, 255, 255।
ओके, इसकी ये रेंजेस होती हैं, तो आपको ये रेंज याद होनी चाहिए। 12 देखो 12001, तो ये इस रेंज में है नहीं है, तो ये हो गया यहाँ पे रॉन्ग। ओके, 172.6 168.23 168 इस रेंज में है नहीं है, तो ये यहाँ पे हो गया रॉन्ग। ठीक है, 168.202 32.4 क्या ये इसमें से किसी रेंज में है नहीं है, तो ये यहाँ पे हो गया रॉन्ग। 192 168 12 12 तो ये इस वाली रेंज में है। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ पे करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 4। तो इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर से रेंज याद होनी चाहिए। क्लियर। 127001 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो ये किसका एग्जाम्पल है? क्लास ए के एड्रेस का, क्लास सी के एड्रेस का, लोकल लूप बैक एड्रेस, ग्लोबल आईपी एड्रेस। सो इसका जो इसको ये किसका एग्जाम्पल है? लोकल लूप बैक एड्रेस का। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी। सो लोकल लूप बैक एड्रेस क्या होता है? सो ये किस लिए यूज किया जाता है? स्पेशल एड्रेस पर्पजिंग के लिए। ठीक है, स्पेशल एड्रेस की। ठीक है, ये स्पेशल एड्रेस में यूज किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल लूपबैक एड्रेस बोलते हैं। क्लियर। और इसमें देखो जो क्लास ए सी ये जो होती है, ये क्या होती है? आपकी आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, तो इसकी रेंजेस भी आपको पता होनी चाहिए। सो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, इसकी रेंज क्या है? सो क्लास ए की रेंज क्या है? 0 से लेके 127 तक। क्लास बी की रेंज क्या है? 128 से 191 तक। और क्लास सी की रेंज क्या है? 192 से 223 तक। क्लास डी की रेंज क्या है? 224 से 239। और क्लास ई की क्या है? 240 से 255 के लिए। ठीक है, बेसिकली ये तीन यूज होती हैं, ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती हैं यहाँ पर, ये दोनों की दोनों। और पर आपको इसकी रेंज प्रॉपर से याद होनी चाहिए। एग्जामिनर क्या करेगा? कोई भी आपको रेंज उठा के दे देगा, कोई भी आईपी एड्रेस उठा के दे देगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये इस तरीके से दे सकता है, जैसे कि 125 10 01 इस तरीके से कोई भी आईपी एड्रेस दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये कौन सी क्लास में है। तो आपको जब तक कि ये क्लास के ये पता ही नहीं होंगे, ठीक है, इसकी रेंज पता नहीं होगी, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको इसके टिप्स पे क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है आईपी एड्रेस और इस तरीके की क्लास लेस सबनेटिंग जो टॉपिक है वो ट्रेंड में है। ओके, in IPv4 every address is formed using, so IPv4 में every address किस फॉर्म में होता है? 64 बिट्स में होता है, 32 बिट्स में होता है, 128 बिट्स में होता है, या 12 बिट्स में होता है? तो कौन सी बिट्स में होता है? 32 बिट्स में होता है IPv4। ठीक है, IP टू पार्ट्स में डिवाइड है, IPv4 और एक है आपके पास IPv6। ठीक है, इसको कितने ऑक्टेट्स में किया हुआ है? 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसकी कितनी बिट्स है पर ऑक्टेट? 8 बिट्स, 8 बिट्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर? टोटल 32। तो ये कितने, तो IPv4 कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का। क्लियर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 32 बिट्स। और IPv4 ये कितनी बिट्स का है? 128 बिट्स का। ओके, इसी तरीके से आपसे मैक एड्रेस के बारे में पूछ सकते हैं। सो मैक एड्रेस कितने बिट का है? 48 बिट्स का। ओके, सो ये आपको ये कुछ बिट्स है, ये आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। In Java, which exception is thrown when the divide by zero execute? So divide by zero execute में, ठीक है, कोई भी जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर है उसको अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? सो एक्सेप्शन क्या होते हैं? रन टाइम एरर्स होते हैं। क्या होते हैं? रन टाइम एरर्स होते हैं। ठीक है, सो डिवाइड बाय जीरो पे कौन सा एक्सेप्शन होता है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये कौन सा होता है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता है। क्लियर। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्या होता है? मान लो कि हमने यहाँ पे एरे का कितना साइज लिया है? 4 साइज ले लिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस तरीके से एरे का यहाँ पे कितना ले लिया है? 3 ले लेते हैं, 10 20 30।
इस तरीके से। क्लियर। और फिर मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। मैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलिन की बजाय सोप लिख रही हूँ खाली, आप समझ जाना। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा रही हूँ 0 इस तरीके से। फिर मैंने इसको 1 को प्रिंट कराया, 1 के एलिमेंट को इस तरीके से, 2 के एलिमेंट को प्रिंट करवाया और 3 के एलिमेंट को प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर देखिए अब आउटपुट क्या आएगा। तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 से 2। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर एरे ये 0 आया इंडेक्सिंग में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 10। 1 है तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 20। 2 है तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 30। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है। क्या इसमें ये जो हमारे पास ये जो इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, कि इसमें कितनी कितनी इंडेक्सिंग तक है, 0 से लेकर 2 तक, 3 तो नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि जो हमारा एरे है वो क्या है, इंडेक्स से ही बाहर है। ठीक है। सो ये समझ में आया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये भी इसी तरीके से काफी जगह पूछा जाता है। क्लियर। सो यहाँ पे डिवाइड बाय 0 का क्या करेक्ट ऑप्शन है, बी। Which of the following protocol can automate IP configurations? कौन सी प्रोटोकॉल ऐसी है जो IP कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली करती है, जिसमें हो गया IP एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क हो गया, डोमेन नेम सिस्टम हो गया, डिफॉल्ट गेटवे हो गया। ठीक है। सो SMTP, DHCP, सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल, ARP। तो इसका वर्क क्या होता है, मेल को ट्रांसफर करने का होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। SNP की क्या है यहाँ पे, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ARP की क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP किस लिए यूज होता है, आपको IP एड्रेस गिवन होता है, क्या फाइंड करना पड़ता है IP एड्रेस से, मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए। ठीक है। ARP में क्या है, IP एड्रेस गिवन है, मैक एड्रेस को फाइंड करना है। RARP में क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। RARP में रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, मैक एड्रेस आपको गिवन होता है। ठीक है। उससे क्या फाइंड करना पड़ता है आपको, IP एड्रेस। क्लियर। सो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से इसके आपको सिर्फ फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, बी। ओके। जो प्रॉपर से ऑटोमेटिकली IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करता है वो क्या होता है, DHCP। Socket and WinSock are example of this type of software is, so Socket and WinSock किसके एग्जाम्पल हैं, API, VCR, DSL, IPX। so किसके एग्जाम्पल हैं, API के। so API की फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर। VCR क्या है, VCR की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। ठीक है। और DSL की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
IPX की क्या फुल फॉर्म है? इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। क्लियर? तो आपको इन सब की फुल फॉर्म भी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए। सो सॉकेट और विंडसॉक किसके एग्जांपल है? API के। The group of digits stored at each address in memory is generally referred as। so group of digits जो हैं वो मेमोरी में के each address में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं जनरली? ठीक है, जनरली उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बिट बोलते हैं, मेमोरी बाइट बोलते हैं, मेमोरी वर्ड बोलते हैं, मेमोरी ब्लॉक बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी वर्ड। सो जो एड्रेस स्टोर होते हैं, ठीक है, उसको जनरली हम किससे रेफर करते हैं? मेमोरी वर्ड से। ठीक है, एक वर्ड में कितने बाइट होता है? एक बाइट होता है, ठीक है, और इसमें कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको गिवन है 2 वर्ड, तो उसमें कितनी बाइट्स होंगी? 2 बाइट्स होंगी। और कितनी बिट्स होंगी? 16 बिट्स होंगी। तो वर्ड आपका कोई प्रॉपर से फिक्स नहीं होता। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल वर्ड गिवन है तो वो है 1 बाइट का, लेकिन आपको अगर 2 वर्ड दिया है तो वो ध्यान रखना, तो वो किसके किसके इक्वल है? 2 बाइट्स के इक्वल है, और 16 बिट्स के, सॉरी 16 बिट्स के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर से ये गिवन होंगे। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू जनरेट डायनामिक वेब पेजेस? सो डायनामिक वेब पेजेस कौन जनरेट नहीं करता? PHP तो डायनामिक वेब पेजेस जनरेट करती है, SAP.NET भी जनरेट करती है डायनामिक वेब पेजेस को, JSP भी करती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। तो ये सारी की सारी जो है डायनामिक वेब पेजेस को जनरेट करते हैं, ठीक है। डायनामिक वेब पेजेस कौन से होते हैं? जिसमें आप जो क्या होते हैं? इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबल जो होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। The time a magnetic disk takes to position a head on the selected track। So magnetic disk से क्वेश्चन है, magnetic disk से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो इस तरीके से देखो, एक प्लेटर है, तो इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सेक्टर, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? ट्रैक। क्लियर? अगर हमें क्या दिया है? ट्रैक दिया है, तो उसका टाइम क्या होता है? सीक टाइम, ठीक है, ये आपको याद करना है। और अगर हमें दिया है सेक्टर, ठीक है, तो उसका क्या टाइम होता है? लेटेंसी टाइम। ओके, और एसिस टाइम क्या होता है यहाँ पे? सीक टाइम प्लस में लेटेंसी टाइम। क्लियर? ये समझ में आया? और ट्रैक की अगर आपसे प्रॉपर टाइम पूछा गया है, ठीक है, ट्रैक का आपकी पोजीशन पूछी गई है, ठीक है, हेड की, तो उसमें कितना टाइम आपको लगा, तो उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं? सीक टाइम बोलते हैं उसको हम, ठीक है। और सेक्टर का पूछा है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? लेटेंसी टाइम बोलते हैं। और प्रॉपर ऐसे जो टाइम होता है वो होता है सीक टाइम प्लस में लेटेंसी टाइम। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें क्या पूछा गया है? डिस्क टेक्स टू पोजीशन अ हेड ऑन द सिलेक्टेड ट्रैक से। तो सिलेक्टेड ट्रैक्स का क्या है अभी बताया? क्या है यहाँ पे? सीक टाइम, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सीक टाइम। और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? ये होता है CPU शेड्यूलिंग में, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करते हैं हम। सो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम, ठीक है, क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम क्या होता है यहाँ पे? टर्न अराउंड टाइम माइनस में बस टाइम, ठीक है। क्लियर? द रेफ्रेश रेट बिलो विच पिक्चर फ्लिकर इज। तो फ्लिकर का मतलब क्या होता है? पिक्चर में कोई क्लैरिटी नहीं है, अनस्टीडीनेस ऑफ द पिक्चर, अनस्टीडीनेस ऑफ पिक्चर।
ठीक है। फ्लिकर क्या होता है, जब टीवी पे भी कई कई बार से इस तरीके से मतलब कि प्रॉपर जो इमेज होती है ना, ठीक है, वो प्रॉपर से क्लियर नहीं होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लिकर, ठीक है। ओके। रेफ्रेश रेट मतलब कि कितने नंबर ऑफ पर सेकंड पे पिक्चर रीड्रॉ हो रही है, ठीक है, पिक्चर रीड्रॉ हो रही है। ओके। तो अब क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि द रिफ्रेश रेट बिलो विच पिक्चर इज फ्लिकर, कितने रिफ्रेश रेट से पिक्चर क्या हो जाएगी, फ्लिकर हो जाएगी, फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इतना रिफ्रेश रेट तो होना ही होना चाहिए, तो वो क्या है 25। सो 25 रिफ्रेश रेट तो होना ही होना चाहिए। अगर इससे बिलो हुआ, इससे लो हुआ, तो आप जो इमेज है वो कैसे फ्लिकर करने लग जाएगी। ओके। सो रैंडम स्कैन मॉनिटर आर ऑल्सो रेफर्ड एज, रैंडम स्कैन मॉनिटर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले, कॉलिग्राफिक डिस्प्ले, वेक्टर डिस्प्ले, ठीक है। तो एक बार मैं पहले इनके बारे में बता देती हूँ कि रैंडम स्कैन होता क्या है और रास्टर स्कैन होता क्या है, ठीक है। सो ये क्या है यहाँ पे रैंडम स्कैन, ठीक है। सो इन दिस टेक्निक द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर द पिक्चर इज टू ड्रॉन rather than the scanning from left to right, top to bottom as raster scan। सो ये रास्टर स्कैन की तरह वर्क नहीं करता है। तो रास्टर स्कैन होता क्या है, सो रास्टर स्कैन सिस्टम द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन वन रो एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे जो रास्टर स्कैन होता है ना, इसमें पूरी की पूरी स्क्रीन को स्कैन किया जाता है, ठीक है। ये किस तरीके से करता है, रो एट अ टाइम, एक रो को एक टाइम पे, ठीक है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम पे पूरी की पूरी स्क्रीन को स्कैन करते हैं हम इसमें। लेकिन जो रास्टर रैंडम स्कैन जो होता है, उसमें हम पूरी की पूरी स्क्रीन को हम स्कैन नहीं करते हैं। जहाँ जो भी पार्ट हमें ड्रॉ करना है ना, सिर्फ वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन बीम प्लॉट होंगे। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम रैंडम स्कैन। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, तो ये है आपका रैंडम स्कैन में, देखो जहां पर भी मान लो यहाँ पर हमें पिक्चर को ड्रॉ करना है, तो यहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन बीम प्लॉट होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से, मतलब जहां पर भी इमेज बनी है ना, सिर्फ वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन बीम होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, रैंडम स्कैन का। सो ये क्या है यहाँ पे रास्टर स्कैन, इसमें पूरी की पूरी स्क्रीन को हम स्कैन करेंगे, ठीक है, रो बाय रो करेंगे, ठीक है, ठीक है, रो बाय रो करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर से यहाँ पे ना पिक्सल्स बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम स्कैन करते चलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बीम होगा ना, इलेक्ट्रॉन बीम क्या रहेगा, ऑन रहता है। जब हम इसको इस लाइन से इस वाली लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है, इस रो पे जा रहे हैं, तब जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई पिक्चर को ड्रॉ नहीं करना है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या होगा, यहाँ पर ऑफ होगा। तो इस तरीके से रो बाय रो हम प्रॉपर से स्कैन करते जाएंगे, इमेज को ड्रॉ करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ पर, ठीक है, बॉटम्स टू टॉप पे जाएंगे। ओके। तो इसको यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ऑफ रहेगा। क्लियर। और इस वाली ये जो लाइन होती है ना, यहाँ से इस तरीके से राइट टू लेफ्ट में जो जाती है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, ये भी आ जाता है। और इसको हम बोलते हैं बॉटम टू टॉप पे जो जा रही है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस। क्लियर। सो ये क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्कैन लाइन बोलते हैं, ठीक है। दो तरह की ट्रेसिंग होती है यहाँ पे, एक होती है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, एक होती है वर्टिकल रिट्रेस। क्लियर। आई होप आपको रास्टर स्कैन का थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि रास्टर स्कैन वर्क कैसे करता है, रैंडम स्कैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर डिस्प्ले भी बोलते हैं हम इसको, रैंडम स्कैन को स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी बोलते हैं, कॉलिग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। The property or the ability to take more than one form is called encapsulation, polymorphism, inheritance, data transfer। So इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मोर देन वन फॉर्म को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कैसे, देखो, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। ओके। फॉर्म मतलब होता है, मॉर्फ मतलब होता है यहाँ पे
फॉर्म, ठीक है, मोर देन वन फॉर्म जिससे क्रिएट कर सके हम। इंटरफेस तो एक ही रहता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मैनी होती है, ठीक है, मैनी इम्प्लीमेंटेशन, वन इंटरफेस मैनी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जिसमें प्रॉपर से डाटा मेंबर प्लस में मेंबर फंक्शंस को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग क्लास की जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं न्यू क्लास में, उसको क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इस एग्जिस्टिंग क्लास को हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास बोलते हैं, और जो हमने इससे न्यू क्लास बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। क्लियर, इसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, और जो न्यू क्लास बनाई है उसको हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। क्लियर, सो ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ था कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है उससे हमने न्यू क्लास बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें वो था बेस क्लास और ड्राइव क्लास ऑप्शन थे, ठीक है। द इंसुलेशन ऑफ डाटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड, इंसुलेशन किसको बोलते हैं हम, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, ठीक है, सो डाटा को सेपरेट करना फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस से, इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। अभी बताया था डाटा को और प्लस में मेंबर फंक्शन को इकट्ठा करके रखना, तो उसको बाइंडिंग करके रखना प्रॉपर से, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। डाटा हाइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म भी अभी बताया था, मोर देन वन फॉर्म होते हैं, इनहेरिटेंस में भी बताया था, सो इसको हम बोलते हैं डाटा हाइडिंग, ठीक है, प्रॉपर से डाटा को हाइड करके रखना। डाटा हाइडिंग को क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर, और यहाँ पे ये भी आ सकता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, सो कोई भी ऑप्शन हो तो ये वाले करेक्ट होंगे, ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस अप्रोच, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी अप्रोच यूज करती है, टॉप डाउन, बॉटम अप, हाइब्रिड अप्रोच, मिक्स्ड अप्रोच। सो जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है वो कौन सी अप्रोच यूज करती है, फंक्शनल जो होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों देखेंगे। सो प्रोसीजर में कौन सी को करते हैं हम, टॉप डाउन को करते हैं, कौन सी को करते हैं, टॉप डाउन को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन से अप्रोच को यूज करते हैं हम, बॉटम टू अप, बॉटम अप को, ठीक है, इसमें हम क्लास ऑब्जेक्ट्स बना के प्रॉपर से करते हैं, इसमें क्या होता है, फंक्शंस बनते हैं, ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बॉटम अप अप्रोच, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट द रिटर्न टाइप ऑफ एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी, सो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप बताना है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, वॉइड, फ्लोट, इंटीजर, नन ऑफ दिस। सो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना वो क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। सो जो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होगा वो इंट करेगा। डैश कंटेन द स्वैप स्पेस, सो स्वैप स्पेस कौन कंटेन करता है इसमें, रैम करता है, डिस्क करता है, रोम करता है, ओम चीप कैसे करता है, कौन करता है इसमें। सो स्वैप स्पेस क्या होता है, देखो प्रॉपर तरीके से, ये क्या होती है, डिस्क। क्लियर, ये होती है हमारे पास मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी जो होती है वो हमारी होती है लिमिटेड, ठीक है, और डिस्क ये क्या होती है, इसको और क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर, सो मेन मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होती है, जो भी हमें पेज रिक्वायर्ड होता है ओनली वही पेज हमारे मेन मेमोरी में होते हैं, ठीक है, और बाकी सारे पेजेस हमारे कहाँ पे होते हैं, डिस्क में होते हैं, ठीक है, तो हमें जो पेज रिक्वायर्ड होता है वो डिस्क मेमोरी से इसमें जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है, और जो जिस पेज का काम यहाँ पे हो जाता है वो यहाँ से कहाँ पे जाता है, फिर से डिस्क में जाता है। क्लियर, और ये सारा का सारा जो स्वैप स्पेस जो होता है ना वो कहाँ पे होता है आपका, ये होता है डिस्क, डिस्क में होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। क्लियर, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डिस्क। क्लियर, डैश इज अ प्रोटोकॉल यूज इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल, ये मैंने पहले ही करवाया था अभी। सो कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होती है, बीजीपी, एचटीटीपी, आरटीपी और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कौन सी है यहाँ पे, डी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
HTTP वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए होता है। BGP क्या है इसकी फुल फॉर्म, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल, ये भी कई बार पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म, गेटवे प्रोटोकॉल। द लेंथ ऑफ IPv6, तो मैंने ये भी अभी बताया था। देखो ये एक पेपर में, ये एक TGT का पेपर है, TGT कंप्यूटर साइंस का। इसी पेपर में आपसे IPv4 के बारे में भी पूछ लिया, IPv6 के बारे में भी पूछ लिया, और IP के भी मतलब कि एड्रेसिंग के भी काफी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, जो IP एड्रेस है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उससे आपसे क्लास से रिलेटेड भी कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जो मतलब न्यूमेरिकल्स तो नहीं इतने, लेकिन आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको सारी की सारी आनी चाहिए। क्लियर। तो IPv6 की लेंथ कितनी होती है, 64 बिट, 32 बिट्स ये किसकी होती है, IPv4 की, और 128 बिट्स किसकी होती है, IPv6 की, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। Frames from one LAN can be transmitted to another LAN by repeater, bridge, modem, router. So क्या कह रहा है, फ्रेम्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन लैन से दूसरी लैन में, ठीक है। एक ये लैन है, इस लैन से दूसरी लैन पे क्या करना है, फ्रेम्स को ट्रांसमिट करना है। तो किसकी हेल्प से करेंगे, रिपीटर की, ब्रिज की, मॉडेम की, राउटर की। तो किससे करते हैं हम, ब्रिज से करते हैं, ठीक है। सो जो है मोर देन वन लैन को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। ओके। और इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या यूज होता है, फ्रेम्स, ठीक है। फ्रेम्स में हम किस पे वर्क करते हैं, जो ब्रिज है वो किस पे वर्क करता है, डाटा लिंक लेयर पर। क्लियर। ये भी पता हो तभी भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। रिपीटर किस लिए यूज होता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। मॉडेम किस लिए, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करने के लिए, डिजिटल को एनालॉग में चेंज करने के लिए, ठीक है। राउटर्स किस लिए यूज होता है, प्रॉपर तरीके से राउटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। रजिस्टर स्टोरेज क्लास कैन बी स्पेसिफाइड टू ग्लोबल वेरिएबल। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करती हैं। तो देखते हैं स्टोरेज क्लास कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो यही पता होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टोरेज क्लास कौन सी होती है, ऑटो होती है, स्टैटिक होती है, रजिस्टर होती है, और क्या होती है, एक्सटर्न होती है। क्लियर। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास वो होती है, ग्लोबल नहीं होती है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होती, ये होती है लोकल। ओके। सो ये क्या है, फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। Which among the following is not a logical or relational operator in C? So logical operator कौन सा होता है, and होता है, ठीक है, ये और होता है, ये क्या है, logical और, ये क्या है, logical and, ठीक है। और क्या होता है, नोट होता है। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन सा होता है, रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये सारे होते हैं। नॉट इक्वल टू, तो ये सारे के सारे होते हैं रिलेशन ऑपरेटर में। सो देखते हैं अब इसमें से कौन सा लॉजिकल और रिलेशन ऑपरेटर नहीं है। तो ये देखो, ये आपका रिलेशन ऑपरेटर में आ गया है, ये आपका हो गया लॉजिकल ऑपरेटर में। ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन सा होता है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। और ये आपका फिर से रिलेशन ऑपरेटर में आ गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। An attribute of table cannot hold multiple value is the property of। so कौन सी फॉर्म है जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड नहीं करती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, नन ऑफ दिस। सो कौन सी है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक वैल्यूज रखती है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं रखती है ये, ठीक है। सो ये क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है, फुल्ली डिपेंडेंसी होती है इसमें,
की एट्रीब्यूट पर फुल्ली डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, 3NF फॉर्म में क्या होता है, नो ट्रांजिटिविटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, नो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। ओके, और एक ये डायग्राम और देख लो, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4th NF, BCNF, 3NF, 2NF, 1NF। अब ये देखो जो इसमें है 2NF में है वो 1NF में होगा, ठीक है, लेकिन जो 1NF में है वो 2NF में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो BCNF है, अगर हमें पता लग गया कि BCNF है तो BCNF चेक किया तो हमें उसमें 3NF, 2NF, 1NF चेक करने की जरूरत नहीं है। जो BCNF में है वो 3NF में भी है, 2NF में भी है, 1NF में भी है। क्लियर? ठीक है, तो आपको हाईएस्ट फॉर्म फाइंड करनी है पहले। ओके, तो ये इस तरीके से ये डायग्राम याद कर लो, इससे भी इस तरीके से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरेलल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो पैरेलल मोड में डिसएडवांटेज क्या है कम्युनिकेशन में, कॉस्टली है, स्लोअर है, नो सिक्योरिटी है। कॉस्टली भी होती है, ठीक है, पैरेलल मोड ये थोड़ी सी स्लोअर भी होती है एज कम्पेयर टू सिंपल मोड कम्युनिकेशन में। नो सिक्योरिटी, सो सिक्योरिटी भी इतनी नहीं होती है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, error detection at the data link layer is achieved by bit stuffing, cyclic redundancy code, Hamming code, equalization. So Hamming code किस लिए यूज करते हैं हम, डाटा एरर को करेक्ट करने के लिए, एरर करेक्शन के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, और कितनी बिट्स को इसमें हम करेक्ट करते हैं और कितनी बिट्स को हम इसमें वो डिटेक्ट करते हैं। सो करेक्ट हम सिर्फ इसमें 1 बिट को करेक्ट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ओनली 1 बिट को करेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हम डिटेक्ट कितनी बिट्स को कर सकते हैं, 2 बिट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो साइकिल रिडंडेंसी कोड किससे यूज करते हैं हम, एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। Increasing the RAM of a computer typically improves the performance because virtual memory increase, larger RAM are faster, fewer page fault occur, fewer segmentation fault occur। ये क्या कह रहा है, अगर हम RAM के साइज को इंक्रीज कर देते हैं तो परफॉर्मेंस में किस तरीके का इम्प्रूव आएगा। तो इसमें क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लार्जर रैम आर फास्टर, ठीक है, फ्यूअर पेज फॉल्ट अकर। सो जो जो पेज फॉल्ट है वो कम से कम होंगे। ठीक है, पेज फॉल्ट जो है वो कम से कम होंगे इसमें। जब मेमोरी का प्रॉपर से साइज हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो हमारे पास हम इसमें पेजेस को पहले से ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पेज फॉल्ट होंगे, ठीक है, बार बार स्वैपिंग स्वैप आउट करने की जो नीड है वो कम हो जाएगी और जिससे पेज फॉल्ट है वो कम हो जाएंगे। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। In computer communication network, the term baud rate means, so baud rate का मतलब क्या होता है, the number of bit transmitted per unit time। so ये होता है bits rate। ठीक है, कि नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर यूनिट पे कितनी बिट्स को ट्रांसफर किया गया है। और baud रेट को हम सिग्नली रेट पे बोलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ बाइट लॉस्ट पर यूनिट टाइम ये नहीं होता। द रेट एट विच सिग्नल चेंज, जहां पर जो है सिग्नल्स चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, baud रेट बोलते हैं। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। रिमूविंग ऑफ सस्पेंडिंग प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क एंड देयर सब्सिक्वेंट रिटर्न इज कॉल्ड। तो सस्पेंडेड प्रोसेस को रिमूव करना मेमोरी से डिस्क में। ठीक है, ये क्या है हमारी मेन मेमोरी, ये क्या है हमारी डिस्क। जो भी प्रोसेस यहाँ पे क्या हो गई है, सस्पेंड हो चुकी है। ठीक है, उस प्रोसेस को मेमोरी से, यहाँ से
रिमूव करना, किसमें, डिस्क में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। ये क्या होती है वैसे, स्वैप आउट होती है, और ये किस में आता है, स्वैपिंग में आता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। क्लियर, सेगमेंटेशन नहीं होता, आईओ ऑपरेशन नहीं होता, रिप्लेसमेंट नहीं बोलते हम इसको, स्वैपिंग बोलते हैं। क्लियर, अ रिलेशन में हैव मोर देन वन की, सो नोर नहीं आएगा यहाँ पे, मोर देन वन की आएगा। इन दिस केस, ईच ऑफ दिस केस इज कॉल्ड अ, सो प्राइमरी की बोलते हैं, सेकेंडरी की बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। सो प्राइमरी की तो एक ही होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, फॉरेन की भी ये क्या होती है, ये प्राइमरी की पे डिपेंड होती है। ओके, सो कैंडिडेट की क्या होती है यहाँ पे, ये होती है, इसमें होती है मोर देन वन की। ठीक है, मोर देन वन की, और ये सारी की सारी क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। क्लियर, इसमें क्या होता है, जैसे देखो प्राइमरी की होती है, ठीक है, सो प्राइमरी कीज को मिलाकर यहाँ पे क्या बनता है, कैंडिडेट की, जिसमें यहाँ पे होती है मोर देन वन की, और मोर देन वन कीज यहाँ पे क्या होता है, सुपर की। क्लियर, सो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की, ठीक है, फिर क्या है, कैंडिडेट की, और फिर यहाँ पे क्या है, सुपर की। सो इससे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, सो ये पूछा जाएगा कि जो प्राइमरी की होती हैं क्या वो कैंडिडेट की हो सकती हैं। ठीक है, प्राइमरी की कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन कैंडिडेट की जो होती है वो प्राइमरी की नहीं हो सकती हैं। ठीक है, कैंडिडेट कीज सुपर की हो सकती हैं, लेकिन सुपर की कैंडिडेट कीज नहीं हो सकती हैं। क्लियर, प्राइमरी क्या होती है, वन होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। मोर देन वन की, मोर देन वन कीज, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। क्लियर, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। Dash is a scheme where only one portion of the job address space is actually loaded into a physical memory. सो आप ये देख रहे होगे, इसमें प्रॉपर से मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी पे काफी सारे क्वेश्चन हैं, और ज्यादातर तो रिलेटेड आपके स्वैपिंग से हो गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आपके यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से हर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखनी है। ठीक है ना, सो यहाँ पे देखिए, स्वैपिंग बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, कर्नल स्वैप बोलते हैं, SPOQL बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें क्या बोला है, सिर्फ एक पोर्शन को, ठीक है, उसको क्या करना है, लोड कराना है इनटू फिजिकल मेमोरी में। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी स्कीम होती है जहां पर ओनली अ पोर्शन ऑफ जॉब एड्रेस स्पेस इज एक्चुअली लोडेड इनटू द फिजिकल मेमोरी में जो लोड होता है। ठीक है, फिजिकल मेमोरी कौन सी होती है, कईयों को तो यही नहीं पता होगा। फिजिकल मेमोरी कौन सी होती है, यहाँ पे मेन मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मेमोरी बोलते हैं, और लॉजिकल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्लियर। What is the minimum number of stacks of size n required to implement of a queue of size n? So ये क्या कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्यू में किस तरह से वर्किंग होता है, देखो क्यू में किस तरह से वर्किंग होता है, फ्रंट से यहाँ पे क्या होता है, डिलीशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका रियर होता है, यहाँ से क्या होता है, इसका इंसर्शन होता है, यही होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ABCD ये किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट दिया हमने इसको ABCD, और आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आएगा, ABC। जिस सीक्वेंस में हमने इनपुट दिया था उसी सीक्वेंस में आउटपुट आता है। क्लियर, स्टैक में कैसे होता है, जैसे मैंने इसमें इनपुट दिया ABCD, ओके, ये इनपुट दिया। अब देखो किस सीक्वेंस में यहाँ पे आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या होता है, टॉप से ही डिलीशन होता है। ठीक है, इंसर्शन भी टॉप से ही होता है,
और डिलीशन को क्या बोलते हैं हम इसमें पॉप बोलते हैं, और इंसर्शन को क्या बोलते हैं हम इसमें पुश बोलते हैं। क्लियर। अभी डी है, देखो सबसे पहले डी आया, देन सी आया, देन बी आया, देन ए आया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डाटा है, यहाँ पे हमने ए बी सी डी, हमारा इनपुट तो यही था, लेकिन हमारे पास आउटपुट किस में आया है, यहाँ पे रिवर्स में आया है। क्लियर। तो अब हमें ये क्या कह रहा है एग्जामिनर, हमें क्या दिया है, स्टैक दिया है, उस स्टैक को यूज करके हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर। और ये पूछ रहा है कि आपको कितने स्टैक्स लगेंगे, एक लगेंगे, दो लगेंगे, तीन लगेंगे, चार लगेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं एक बार हम। तो देखो ये हमारे पास इनपुट है, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, स्टैक से हमें क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पुश हो जाएगा, ए, फिर उसके बाद क्या पुश होएगा, बी, उसके बाद यहाँ पे सी पुश होएगा, देन उसके बाद यहाँ पे क्या पुश हो गया, डी। क्लियर। तो अब जब हम इसको, अभी मैंने करके बताया कि अब जब इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, डी सी बी ए, यही आएगा। लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें तो जिस सीक्वेंस में ये इनपुट गया उसी सीक्वेंस में चाहिए। क्या करें अब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और हम स्टैक चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी को पॉप किया है, और जो दूसरे वाला जो स्टैक है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा दिया, पुश करा दिया। सी को क्या किया है, पॉप किया है, सी इसमें पुश करा दिया। बी को पॉप किया है, इसमें हमने पुश करा दिया। ए को पॉप किया है, इसमें हमने पुश करा दिया। क्लियर। अब हम इसको आउटपुट देखते हैं, इसके क्या आएगा, ए को पॉप किया, बी को पॉप किया, सी को पॉप किया, डी को पॉप किया। क्लियर। सो ये जिस सीक्वेंस में ये हमने इनपुट दी थी उसी सीक्वेंस में आ गया। तो यहाँ पे कितने मिनिमम स्टैक्स लगे हैं, हमें दो स्टैक लगे हैं। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। Which of the following is an example of non volatile memory? So non volatile memory कौन सी होती है, रोम होती है, VLSI होती है, LSI होती है, रैम होती है। कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो परमानेंट होती है, जो परमानेंट होती है। ठीक है, अगर पावर ऑफ हो गई है, ठीक है, उसके बाद जो डाटा है वो सारा का सारा परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है, और वोलेटाइल क्या होती है, वोलेटाइल क्या होती है, टेम्परेरी होती है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये फिर भी बार बार पेपर में आते ही हैं। ठीक है, और ये फिर भी बच्चों से गलत होते हैं, है ना। तो देखो परमानेंट कौन सी होती है, यहाँ पे रोम होती है। ठीक है, रोम क्या है, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम क्या है, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर। और ये क्या होती है, यहाँ पे टेम्परेरी होती है, और रोम क्या होती है, परमानेंट होती है। क्लियर। और ये दोनों किसके टाइप्स होते हैं, मेन मेमोरी के। A sorting algorithm is called as stable if it takes n log n time. तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टेबल एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। सो स्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी इनपुट ले लीजिए, मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 2 3 4। ठीक है, तो अब जिस सीक्वेंस में हमने इनपुट दिया है ना, उसी सीक्वेंस में हमें आउटपुट आना चाहिए। जैसे 1 यहाँ पे है, ठीक है, 2 जो इसकी जो लोकेशन है ना, इसकी यहीं पर ही आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये वाला जो 2 है ये इससे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 इधर ही आना चाहिए, मतलब जिस ऑर्डर में आपको इनपुट दिया हुआ है ना, उसी ऑर्डर में आनी चाहिए, बेशक ही वो रिपीटिव एलिमेंट्स क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3 आना चाहिए, यहाँ क्या है, 4 है, 4 आना चाहिए। ठीक है, अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल में क्या होता है, देखो जैसे 1 2 2 3 4, तो 1 ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, और 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्डर है वो इसमें चेंज हो जाती है। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो, इट मेंटेन रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द अकरेंस ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो यूनिक होते हैं। ठीक है, रिपीटेशन उसमें नहीं होती है, लेकिन जो नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो होती है ना, उनका जो रिलेटिव ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखता है ये। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी।
Semaphore are used to solve the problem of race condition, process synchronization, cache replacement, none of the above. So semaphore किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होता है? रेस कंडीशन को नहीं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को यूज करने के लिए, सोल्व करने के लिए यूज होता है। क्लियर? सो सेमाफोर टू टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। एक होता है बाइनरी सेमाफोर, एक होता है काउंटिंग सेमाफोर। ठीक है, सो बाइनरी सेमाफोर्स में कौन से होते हैं? जिसमें 0 और 1 वैल्यूज होते हैं। काउंटिंग में 0 से लेके इनफाइनाइटी तक होते हैं। और जो सेमाफोर के दो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ पे वेट ऑपरेशन होता है, और एक होता है यहाँ पे सिग्नल ऑपरेशन होता है। क्लियर? वेट में यहाँ पे क्या होता है? माइनस, और सिग्नल में क्या होता है? प्लस। ठीक है, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। पेज फोल्ड अकर्स व्हेन, देखो मैंने अभी बताया ना कि मेन मेमोरी से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेज फोल्ड से रिलेटेड। द पेज फोल्ड वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, द पेज इज करप्टेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नहीं। द पेज इज इन मेमोरी, द पेज इज नॉट अवेलेबल इन मेमोरी। पेज फोल्ड का मतलब क्या है? जो पेजेस हैं वो मेन मेमोरी में अवेलेबल ही नहीं है, उसी को तो हम बोलते हैं पेज फोल्ड। ठीक है, फिर इसको हमें कहाँ से लाना पड़ता है? सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आना पड़ता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। ठीक है, स्वैप इन बोलते हैं। और इसको जो मेन मेमोरी है, और इसमें जब इसका काम खत्म हो जाता है और फिर दोबारा से हम इसको डिस्क में भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वैप आउट। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। पेरेटो प्रिंसिपल एडवोकेट्स इज, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? कि जिसमें लेस एफर्ट्स लगे लेकिन वर्क ज्यादा हो। ठीक है, लेस एफर्ट्स बट अचीव मोर। ठीक है, एफिशिएंसी ज्यादा हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या है? 20 और 80 रूल। ओके, मेनली आप ये देख लो कि हमें काम, मतलब कि काम कम करना पड़े और हमें रिजल्ट उससे अच्छा से अच्छा मिल जाए। ये बोलते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उससे क्या है, हम पूरा 8 घंटे का कवर कर लेते हैं, है ना। अपना माइंड को प्रॉपर से एक्टिव रख के हम बहुत सारी चीजें ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा माइंड ही इनएक्टिव है, तो उसका क्या फायदा? तो आप सारा दिन बैठे रहो, है ना। तो ये वही वाला है कि हमें लेस एफर्ट्स करे हैं लेकिन हमने रिजल्ट ज्यादा दे दिया। आपको इस तरीके से भी देख सकते हो कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ हमने 2-3 लेक्चर देखे हैं, उसी से क्या आ गया, हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज जो हमने किए थे वही पेपर में आ गए। तो काम तो हमने कम ही किया लेकिन रिजल्ट हमें ज्यादा मिल गया है। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया? 20-80 रूल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। In dash testing, only the functionality of the software module is called, जिसमें फंक्शनैलिटी देखते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है। तो कौन सी होती है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम फंक्शनैलिटी को कंसीडर करते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स में हमें कुछ भी पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी चल रही है। सिर्फ इनपुट देंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, मशीन में हमने इनपुट डाला, आउटपुट निकल आया। क्लियर? Defects are less costly if detected in which of the following phases. So defects कम कॉस्टली होते हैं। ठीक है, कौन से फेज में होते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, कोडिंग में, डिजाइन में, इम्प्लीमेंटेशन में। सो किस में होते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग में होते हैं वो। ठीक है, ये कौन सा फेज होता है? फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं? इंटरव्यू से कर लेते हैं, एसक्यूए से कर लेते हैं, काफी सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। सो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, सो हेक्साडेसिमल की वैल्यूज क्या होंगी इसमें? तो देखो, जैसे कि ऑक्टल के लिए कितनी होती हैं? 0 से 7, और उसके लिए कितनी होती हैं? हेक्साडेसिमल के लिए 9, 0 to 9 वैल्यूज। ठीक है, और हेक्साडेसिमल के लिए कितनी होती है? 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, लेकिन इसमें 0 से 9 तक की जो वैल्यूज होती है वो डेसिमल्स में होती है। उसके बाद क्या होती है? ए, बी, सी, डी, ई। तो 10 को हम क्या बोलते हैं? ए, बी को 11,
सी को हम क्या बोलते हैं 12, डी को 13 और ई को हम क्या बोलते हैं 14। क्लियर। अब ये देखो, सो हेक्साडेसिमल्स में कितनी बिट्स होती हैं, 4 बिट्स को कंसीडर करते हैं हम इसमें, ठीक है। और ऑक्टल में कितनी बिट्स को लेते हैं, 3 बिट्स होती हैं। क्लियर। सो देखते हैं इसमें हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे इस तरीके से। और 8421 मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रही हूँ इसको। सो 8421 तो क्या आ गया, तो कितना आ गया 11, 11 यहाँ पे क्या है बी, ये क्या है 8 और 1 9, ठीक है। ये क्या 8 और 9 10, तो 10 में क्या है यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया A98। सो ये होगी हेक्साडेसिमल वैल्यू। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है ए। क्लियर। Dash is a line drawing algorithm based only on integer calculation. So integer calculation वाली line drawing algorithm कौन सी है, क्या वो DDA है, ठीक है, ब्रेसमैन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है, केमेंस लाइन एल्गोरिथम्स है। सो वो कौन सी है, ब्रेसमैन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। सो इसमें हम किस पे वर्क करते हैं, इंटीजर पे वर्क करते हैं। DDA जो है डिजिटल डिफरेंशिएशन एनालाइजर, ये को किस पे वर्क करती है, फ्लोटिंग वैल्यूज पे वर्क करती है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये किस पे होती है मेनली, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए होती है, और ये होती है एडिशन के लिए, ठीक है। जब ये मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी तो ये क्या होगी, स्लो होगी एज कंपेयर टू ब्रेसमैन एल्गोरिथम, ये क्या होती है, फास्ट होती है। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है बी। In SQL query involving not, or, and without parentheses, what is the order of evaluation? Not followed by and followed by or. तो इसमें सबसे पहले देखो कि जो नोट है उसकी प्रेसिडेंस हमेशा हाई रहती है सबसे पहले, ठीक है। नेंड के बाद एंड की प्रेसिडेंस हाई रहेगी, उसके बाद और, ठीक है। सो ये इसका सीक्वेंस होता है। सो नोट फॉलो बाय एंड फॉलो बाय और। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला। सो कौन सा वैलिड फॉर्मूला नहीं है एमएक्स एक्सेल का, ए नहीं है, ठीक है। ये एवरेज, सो एवरेज के लिए हम ये एवरेज यूज करते हैं, प्रॉपर एवीजी यूज नहीं करते हम इसमें, ठीक है। सो एवीजी हम किस में यूज करते हैं, एसक्यूएल में यूज करते हैं, ठीक है। मीडियन मिडिल वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर हमें इस तरीके से दिए हुए कॉलम में A1 से लेकर A6 तक आपको लेना है, यहाँ पे इसमें वैल्यू दी है तो दोनों ही ठीक है इसमें। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है ए। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना बाइनरी नंबर को, अभी बताया था इसमें 3 3 की बिट्स लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 3 के पेयर्स बनाए हैं। तो इसकी वो क्या कोड क्या होता है 421 0 0 0 0 1 0 1 क्या हो गया, यहाँ पे आप वैल्यू रख के देख सकते हो अगर आपको इस तरीके से याद नहीं है। तो ये क्या है यहाँ पे 5 और ये क्या है यहाँ पे 7, तो क्या आ गया यहाँ पे 750। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका सी। Which of the following not an advantage of multi-processing system? Multi-processing system में क्या होता है, more than one CPU यूज करते हैं हम, more than one CPU यूज करते हैं हम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टास्क होंगे, ठीक है। मल्टीपल टास्क इजिली परफॉर्म कर सकते हैं हम इसमें, ओके। तो जब मल्टीपल टास्क हम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं तो इसका जो थ्रूपुट है वो हाई होगा, सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना इसमें, तो सीपीयू क्या, तो थ्रूपुट क्या होगा, हाई होगा। तो ये तो ठीक है। शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, बिल्कुल शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा सीपीयू यूज कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, तो शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम भी होगा। डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, एबिलिटी टू असाइन प्रायोरिटी टू जॉब्स, सो प्रायोरिटी जॉब्स को हम असाइन करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, सो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड कम थोड़ी होगा इसमें, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है सी। मल्टी प्रोग्रामिंग वॉज मेड पॉसिबल बाय, सो मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे पॉसिबल है इसमें, जिसमें क्या है, मतलब एक से ज्यादा पेज को हम मेन मेमोरी में लोड करा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सो आईओ इनपुट यूनिट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दोनों ही इसमें यूज पॉसिबल है, यूज होते हैं। सो क्या है बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका सी। A DMA controller is connected to, so
डीएमए किससे कनेक्ट होता है? सिस्टम बस से कनेक्ट होता है। जो डीएमए कंट्रोलर है वो किससे कनेक्ट होता है? सिस्टम बस से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? बी। प्रोसेस बस कुछ नहीं होता, एसपीआई नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। सो एक सेशन ले लेंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा मैं डीबीएमए कंट्रोलर वगैरह इन सब के बारे में आपको बता दूंगी। ओके, प्रॉपर से। Which of the following statement declares one dimensional array? Name item that consists of 5 elements. So A है, B है, C है, D है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इसने वैल्यू लिए 0 2 4। ये तो इसमें यूज होता ही नहीं है सिंटेक्स में, तो इसमें यहाँ पे प्रॉपर से यहाँ पे कोई भी इस तरीके से इसने डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर है इसमें। सो इसमें भी प्रॉपर तरीके से सिंटेक्स एरर है, और यहाँ पे इसने प्रॉपर तरीके से साइज और ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डी। अ लॉजिकल स्कीमा इन अ डेटाबेस। तो लॉजिकल स्कीमा क्या होता है डेटाबेस में? देखो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले कौन सा होता है? यहाँ पे फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा मतलब कि इसमें क्या होता है? हाउ डाटा एक्चुअली स्टोर, किस तरीके से डाटा स्टोर हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे होता है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा का मतलब होता है कि क्या किस तरीके का इसमें आपने डाटा स्टोर किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका होता है यूजर लेवल, जिससे कि होता है यूजर इंटरेक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू बोलते हैं। क्लियर? सो इज द एंटायर डेटाबेस, ये नहीं है, इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? बी। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखता है इंफॉर्मेशंस को। ये कौन सा आपका? लॉजिकल स्कीमा। हाउ डाटा एक्चुअली स्टोर ऑन डिस्क, किस तरीके से डाटा स्टोर हुआ है उसको हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। हाउ मेनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर देयर इन जावा। सो डाटा टाइप्स कितने हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पहले तो ये देखते हैं होता क्या है और वो कितने हैं जावा में। सो यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक दैट स्टोर सिंपल वैल्यू डायरेक्टली इन मेमोरी। जो सिंपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं मेमोरी में उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? बुलियन होते हैं, कैर होते हैं, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। ओके, तो कितने हो गए यहाँ पे? 8 हो गए। तो आपको ये सारे भी याद रखने हैं कि कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम पे। ये भी पूछ लेगा कि इनमें से बताओ प्रिमिटिव कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव कौन सा है। नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? दिस आर रेफरेंस टाइप दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मेमोरी एड्रेस ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, क्लास होता है, इंटरफेस होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सो अगर नेक्स्ट टाइम नॉन प्रिमिटिव भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर? डाटा टाइप्स इन जावा, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो नॉन न्यूमेरिक टाइप में कौन सा आ गया? बुलियन आ गया। ठीक है, और आ गया कैर। बुलियन में कौन सी वैल्यू होती है? 0 और 1। न्यूमेरिक टाइप में कौन से हो गए? यहाँ पे आपका आ गया इंटीजर। इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग में कौन सा आ गया? फ्लोट, डबल। नॉन प्रिमिटिव में हो गया स्ट्रिंग, हो गया एरे, हो गया। ठीक है, सो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो कितने हो गए यहाँ पे? टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए। राउटिंग एल्गोरिथम यूज इन, सो मैंने इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल एडहोक नेटवर्क। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज इन नो डिस्टेंस वेक्टर में यूज नहीं होता, शॉर्टेड फास्ट फर्स्ट में। तो क्या है? एडहोक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। सो नाम से भी पता चल रहा है, देखो मोबाइल एडहोक नेटवर्क। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डी। The information stored in the catalog of a database is called. So जो information catalog में store होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Distributed data बोलते हैं, raw data बोलते हैं। raw data तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, encapsulated data होता है, नहीं, मेटा डाटा होता है। So correct option क्या है इसका? D। मेटा डाटा मतलब data about data। ठीक है, data about data। Catalog in database a collection of table describing the structure of the database. तो catalog क्या होती है database में? मतलब tables का collection जो proper से उसके structures को define करे। ठीक है,
क्या क्या रखती है ये, टेबल्स रखती है, कॉलम्स रखती है, उनके टाइप्स रखती है, क्या क्या कंडीशन उसमें लगाई है, उसके इंडेक्सिंग्स को रखती है, व्यूज को, क्या क्या स्टोर प्रोसीजर है वो सब रखती है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस इटसेल्फ इज नोन एज, इसको हम मेटा डाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा। क्लियर। करेक्ट HTML टैग यूज फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। सो बहुत क्वेश्चन आया हुआ है ये ना, अभी AP जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था शायद उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा H1 और H6 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि H1 लार्जेस्ट के लिए, H6 है, ठीक है। तो H1 किसके लिए यूज होता है, लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज होता है, और H6 क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल्डिंग की, सॉरी स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, H1। क्लियर। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following tag is used to mark beginning of a paragraph? सो कौन सा टैग है जो पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, पैर ये तो कुछ भी नहीं होता, BR ब्रेक के लिए यूज होता है, P ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है, T या टेबल रो के लिए यूज होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, C। इन SQL which of the following is not a data manipulation language command? सो अगर आप देख रहे होगे, सो इससे ना पहले भी किसी पेपर में, या अभी जो DSSP का पेपर कर रही हूँ तो उसमें भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये कमांड्स अच्छे से पता होनी चाहिए कि DML में कौन सी है, ठीक है, DCL में कौन सी है, DDL में कौन सी है, ओके, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो DML में कौन सी कमांड है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में सिलेक्ट होती है, डिलीट होती है, अपडेट होती है, क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि जो क्रिएट है वो किस में है, DDL में, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। इसकी फुल फॉर्म भी दे देते हैं आपसे। क्लियर। ये क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज होती है, रिवोक, ग्रांट, ठीक है, ये दो कमांड इसमें यूज होती हैं। क्लियर। और DDL में कौन सी होती है, क्रिएट होती है, ऑल्टर होती है जो कि कॉलम के इस पे स्कीमा पे वर्क करती है, और ड्रॉप जो पूरे के पूरे स्कीमा को डिलीट करती है। और कौन सी कमांड होती है इसमें, टर्नकेट होती है, टर्नकेट होती है, रीनेम होती है। क्लियर। ये पूरे स्कीमा पे वर्क करते हैं। ओके। और ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या है ये बताइए, ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या है। सो ड्रॉप में क्या करते हैं, पूरे की पूरी जो स्कीमा है ना, पूरी की पूरी टेबल इसको ही उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन डिलीट में क्या करते हैं, हम एक एक रो को भी डिलीट कर सकते हैं, जितनी भी रोज है उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो टेबल है ना, जो टेबल का फॉर्मेट है वो ऐसे का ऐसे रहता है, पूरा जो स्कीमा है वो नहीं रहता। मान लो कि जो पूरा का पूरा जो घर है ना, उसने पूरे का पूरा घर को उड़ा दिया, लेकिन डिलीट में क्या कर दिया, जो घर है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसे रखा, लेकिन जितना भी उसके अंदर जो सामान था ना वो सारा उड़ा दिया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका, डी। In SQL, which command is used to make permanent changes made by statement issue since the beginning of a transactions? So ऐसे कौन सी कमांड है जो परमानेंट चेंजेस को सेव कर लेती है, परमानेंट चेंजेस को क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। कमिट है, टैग है, सेव है, डन है। तो कौन सी कमांड यूज होती है इसके लिए, कमिट यूज होती है। एक बार जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको अगर हमने कमिट कर दिया, उसको सेव कर दिया, उसमें हम कोई भी चेंजेस फिर नहीं कर सकते। ओके। रोल बैक, रोल बैक कैसे वर्क होती है, जैसे अनडू वर्क होता है, सारे के सारे जितने भी चेंजेस किए थे ना उनको क्या कर देगी, अनडू कर देगी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++? सो कौन सा इसका टाइप नहीं है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका टाइप है, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका टाइप नहीं होता है, ठीक है। कॉपी होता है, डिफॉल्ट होता है, पैरामीटराइज होता है। ओके। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। सो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास? ये क्या कह रहा है कि मेंबर ऑफ द क्लास, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्लास का मेंबर नहीं होता।
स्टैटिक फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन है उसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जो एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया जैसे पाई, ठीक है, उसको फिर फर्दर हम चेंज नहीं कर सकते। वर्चुअल फंक्शन है जो रन टाइम पे होता है, ठीक है, उसको भी हम उसमें क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है क्लास के बाहर डिफाइन होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। A friend function is not a member of class. It is defined outside the class but access to private and private member of the class. बाहर क्लास के बाहर डिफाइन होता है, लेकिन क्या एक्सेस करता है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है, बिकॉज इट इज डिक्लेयर एज अ फ्रेंड इनसाइड द क्लास। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। एडिशन ऑफ दिस, कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, 101 1000, इसको ऐड करना है। 10 को 0 क्या, 0 1 1 0 1 1 क्या आ गया यहाँ पे, 0 1, ठीक है। तो 0 1 1 1 किस तरीके से काउंट होता है, 2 की तरह। क्लियर, तो ये किसकी वैल्यू है, 2 1 0, देखो 1 सॉरी 2 1, ठीक है, तो ये क्या है 1 0। क्लियर, सो 1 0 1 0 1 किसमें है, सी करेक्ट ऑप्शन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 1 0 1 8 4 2 1, 8 और 4 12, ये कितना हो गया 13। इसका कितना है यहाँ पे 1 0 0 0, ये कितना है 8। 13 और 8 कितना हो गया यहाँ पे 21, ठीक है। और 21 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे 16 हो गया, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 21। क्लियर, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो इसको। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारे लेक्चर अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।